हमारी इस नई विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज इस अध्ययन सामग्री पर हम गौर कर रहे हैं वो जस्ट एजुकेशन हब द्वारा तैयार किया गया एक संकलन है। और ये सामग्री मुख्य रूप से यूपीएसआई, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बनाई गई है। बिल्कुल। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा की शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। दस्तावेज में जो सबसे पहला बिंदु है वो वर्ण को भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई के रूप में परिभाषित करता है। यानी वो मूल आवाज जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। और जब इन्हीं अभाज्य वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में रखा जाता है तो वो वर्णमाला कहलाती है। इस संकलन में एक बहुत ही स्पष्ट आंकड़ा दिया गया है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52। ये 52 का आंकड़ा अक्सर परीक्षाओं में इस पे सीधा प्रश्न आता है। हाँ, जब 52 वर्णों की बात आती है तो ये केवल एक संख्या प्रतीत होती है, लेकिन इसके पीछे की जो व्यवस्था है वो सच में बहुत गहरी है। बिना इन 52 वर्णों की नींव के न तो कोई शब्द आकार ले सकता है और न ही विचारों को व्यक्त करने वाला कोई वाक्य बन सकता है। और इस 52 की संख्या के भीतर का जो विभाजन है वो तो और भी अधिक सुव्यवस्थित है। सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्र ध्वनियों की, जिन्हें स्वर कहा जाता है, जो बिना किसी बाधा के बोले जाते हैं। बिल्कुल। दस्तावेज में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हिंदी में कुल 13 स्वर होते हैं। अ, आ, ए, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग और अ। और इन्हें याद रखने के लिए सामग्री में एक बहुत ही सरल सूत्र भी दिया गया है। हाँ, अ से शुरू, अह पर खत्म। ये एक बहुत ही त्वरित तरीका है ये सुनिश्चित करने का कि परीक्षा के दबाव में कोई भी स्वर छूट न जाए। ये युक्ति तो कारगर है ही, लेकिन अगर हम इसके तकनीकी दृष्टिकोण पर जाएं तो इन 13 स्वरों का जो वर्गीकरण है वो ध्वनि के समय काल पर आधारित है। इन्हें 3 बहुत ही स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मैं भी इसी बनाने वाला था। पहली श्रेणी है ह्रस्व स्वर, जिसमें अ, ए, उ, री आते हैं। ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ ही होता है छोटा। ये वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी केवल एक मात्रा का समय। और दूसरी श्रेणी दीर्घ स्वर की है। सही कहा, जिसमें आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ शामिल है। दीर्घ का अर्थ है बड़ा। जब इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है तो फेफड़ों से निकलने वाली हवा को थोड़ा अधिक समय तक रोका या प्रवाहित किया जाता है, जिसे ह्रस्व स्वरों की तुलना में लगभग 2 गुना समय लगता है। और फिर तीसरी विशेष श्रेणी आती है अयोगवाह, जिसमें अंग और आह शामिल हैं। ये अयोगवाह ध्वनियां अपने आप में काफी अनोखी हैं। बिल्कुल अनोखी हैं। ये पूरी तरह से न तो स्वर की श्रेणी में फिट बैठती है और न ही व्यंजन की। हाँ, लेकिन ये शब्दों को एक विशेष प्रकार का अनुनासिक यानी नाक से निकलने वाली ध्वनि का प्रभाव देती हैं, या फिर विसर्ग यानी गले से निकलने वाली एक हल्की सी ह जैसी ध्वनि का प्रभाव। और इस दस्तावेज में एक और बात को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है, वो ये कि अ सबसे छोटा स्वर है और सबसे अधिक प्रयोग होने वाला स्वर भी है। ये सच में एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है कि जो ध्वनि सबसे छोटी है वही पूरी भाषा के अस्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। अ की ध्वनि लगभग हर उस व्यंजन में छिपी होती है जिसका उच्चारण किया जाता है। जब तक किसी व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगाया जाता तब तक उसमें अ की ध्वनि अंतर्निहित होती है। और यह हलंत भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यांत्रिक उपकरण है, एक छोटी सी तिरछी रेखा जो अक्षर के नीचे लगाई जाती है। बिल्कुल, इसका काम उस अक्षर से अ की ध्वनि को पूरी तरह से निकाल देना है, जिससे वह अक्षर आधा रह जाता है और उसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण करना लगभग असंभव हो जाता है। इसीलिए अ सबसे अधिक प्रयोग होने वाला स्वर बन जाता है। ये भाषा का वो अदृश्य धागा है जो अनगिनत व्यंजनों को आपस में जोड़कर उन्हें बोलने योग्य बनाता है। एकदम सही। स्वरों की इस स्वतंत्र दुनिया से आगे बढ़ते हुए अब व्यंजनों के उस गणितीय ढांचे को समझने का प्रयास करते हैं जिसका जिक्र इस संकलन में है। कुल व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा स्पर्श व्यंजनों का है। हाँ, जिनकी संख्या 25 है। और इन 25 व्यंजनों को याद रखने के लिए एक कमाल का सूत्र दिया गया है, क, च, ट, त, प। इसके जरिए 5 वर्गों को आसानी से याद रखा जा सकता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस बिंदु पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि कैसे हर वर्ग में बिल्कुल 5 ध्वनियां होती हैं।
ये एक एकदम सटीक 5 गुना 5 की सारणी है। एक परफेक्ट मैट्रिक्स की तरह। बिल्कुल। ये कोई बेतरतीब या मनमाने ढंग से बनाई गई व्यवस्था नहीं है, जहाँ किसी समूह में 4 अक्षर हों और किसी में 6। ये एक ऐसा तार्किक और सममितीय ढांचा है जो ध्वनि विज्ञान के चरम को दर्शाता है। ये 25 ध्वनियों का समूह मुंह के अलग अलग हिस्सों के स्पर्श से उत्पन्न होता है। और इन 5 वर्गों में जो सबसे आखिरी ध्वनियां होती हैं, जिन्हें पंचम वर्ण कहा जाता है, उनकी भूमिका भी बहुत विशिष्ट है। हाँ, इंग, ञ, ण, न और म। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा वर्ण नासिक्य है या पंचम वर्ण है। पंचम वर्णों की विशिष्टता उनके उच्चारण की प्रक्रिया में छिपी है। जब इन ध्वनियों को उत्पन्न किया जाता है तो मुंह के अंदर हवा का प्रवाह पूरी तरह से बाधित होता है और ध्वनि का एक बड़ा हिस्सा नाक के मार्ग से बाहर निकलता है। इसीलिए इन्हें अनुनासिक ध्वनियां भी कहा जाता है। सही। भाषा के प्राकृतिक प्रवाह में विशेष रूप से जब ध्वनियों को आपस में जोड़ा जाता है तो ये पंचम वर्ण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परीक्षाओं में ये अक्सर इसलिए भी पूछे जाते हैं क्योंकि आधुनिक बोलचाल और लिखाई में ण और ञ का प्रयोग थोड़ा कम हो गया है, जिससे भ्रम पैदा होता है। बिल्कुल। लेकिन भाषा के शुद्ध और वैज्ञानिक रूप में इनकी जगह पूरी तरह से अड़ी गए। तो 25 स्पर्श व्यंजनों के इस गणित के बाद बचे हुए 8 व्यंजनों की ओर चलते हैं। संकलन में इन्हें 2 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। 4 अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व, और 4 ऊष्म व्यंजन है, श, श, स, ह। दस्तावेज ये भी स्पष्ट करता है कि परीक्षाओं में अक्सर सीधे तौर पे पूछा जाता है कि ऊष्म व्यंजन कितने हैं, और सही उत्तर 4 है। अगर हम इसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इन श्रेणियों के नामकरण के पीछे एक पूरा भौतिक विज्ञान काम कर रहा है। ऊष्मा शब्द का सीधा अर्थ है ऊष्मा या गर्मी। यानी जब श, श, स, ह का उच्चारण किया जाता है तो मुंह के अंदर वायु का मार्ग बहुत संकरा हो जाता है। एकदम सही। इससे हवा बहुत घर्षण के साथ रगड़ खाकर बाहर आती है, जिससे एक हल्की सी ऊष्मा पैदा होती है। दूसरी ओर अंतस्थ का अर्थ है जो अंदर स्थित हो या जो मध्य में हो। य, र, ल, व का उच्चारण उस स्थिति से होता है जो स्वरों की पूरी तरह से खुली आवाज और व्यंजनों की पूरी तरह से बाधित आवाज के ठीक बीच की होती है। हाँ, ये ध्वनियां बिना मुंह के किसी हिस्से को पूरी तरह से छुए बहुत ही सहजता से प्रवाहित होती हैं। इसी प्रवाह के बीच से एक और श्रेणी निकल कर आती है, संयुक्त व्यंजनों की। इनकी संख्या भी 4 है, श, त्र, ज्ञ और श्र। इस संकलन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इन 4 वर्णों से जुड़ा प्रश्न लगभग हर साल किसी न किसी परीक्षा में अवश्य आता है, क्योंकि ये ऐसे वर्ण हैं जो अपने आप में मूल ध्वनियां नहीं हैं, बल्कि 2 अलग-अलग व्यंजनों के आपस में टकराने और मिलने से बने हैं। संयुक्त शब्द ही इस बात को प्रमाणित करता है कि यहाँ 2 चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये ध्वनियों का एक सघन मिश्रण है, जैसे श दरअसल क और श के जुड़ने से बनता है, और ज्ञ असल में ज और ञ का मेल है। छपाई में या देखने में ये एक अकेले और स्वतंत्र वर्ण की तरह लगते हैं, इसलिए परीक्षा तैयार करने वालों के लिए ये एक बहुत ही उपयोगी उपकरण बन जाता है। यह परखने का एक बेहतरीन तरीका है कि क्या किसी ने भाषा की आंतरिक संरचना को गहराई से समझा है या सिर्फ सतह पर मौजूद आकृतियों को याद कर लिया है। एकदम सही कहा आपने। अब यहाँ से ये विषय सचमुच बेहद रोचक हो जाता है। अध्ययन सामग्री का जो अगला हिस्सा है वो इस पूरी व्यवस्था का सबसे वैज्ञानिक और यांत्रिक पहलू है, अल्पप्राण, महाप्राण और उच्चारण स्थान। दस्तावेज में एक बहुत ही स्पष्ट सूत्र दिया गया है, 2 और 4 महाप्राण। इसके मतलब है कि 5 गुना 5 की उस सारणी में हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। जैसे क वर्ग में पहला क और तीसरा ग अल्पप्राण है, जबकि दूसरा ख और चौथा घ महाप्राण है। यहाँ प्राण शब्द को केवल जीवन के अर्थ में नहीं बल्कि भाषा विज्ञान के संदर्भ में समझना आवश्यक है। यहाँ प्राण का सीधा अर्थ है हवा या श्वास का दबाव। जब कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो फेफड़ों से कितनी हवा बाहर धकेली जा रही है, यही तय करता है कि वो ध्वनि अल्पप्राण होगी या महाप्राण। अल्प यानी कम हवा और महा यानी ज्यादा हवा का दबाव। बिल्कुल। जब क बोला जाता है तो हवा का एक बहुत ही हल्का प्रवाह होता है, लेकिन जब ख बोला जाता है तो हवा का एक जोरदार झोंका बाहर आता है। अगर बोलते समय हाथ को मुंह के ठीक सामने रखा जाए
तो क और ख के बीच हवा के दबाव का ये भारी अंतर त्वचा पर स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। यह सूत्र 2 और 4 महाप्राण इस हवा के खेल को याद रखने का एक अचूक तरीका है। हवा के इस दबाव के बाद बारी आती है उस स्थान की जहां से यह हवा टकराती है, यानी उच्चारण स्थान का नक्शा। संकलन में जो सूची दी गई है वह ध्वनियों को शरीर के अंगों के साथ जोड़ती है। यह हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंठ्य यानी गला, क ख ग घ ङ, तालव्य यानी तालु, च छ ज झ ञ, मूर्धन्य यानी मूर्धा, ट ठ ड ढ न, दंत्य यानी दांत, त थ द ध न, और अंत में ओष्ठ्य यानी होंठ, प फ ब भ म। नोट्स में यह भी चेतावनी दी गई है कि परीक्षाओं में अक्सर इस हिस्से से मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं, जहां एक तरफ वर्ण होते हैं और दूसरी तरफ शरीर का अंग। इस सूची का गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह केवल याद करने वाली कोई सूची नहीं है। यह मानव शरीर के वाद्य यंत्र यानी श्वसन तंत्र और मुख गुहा का एक सटीक ब्लूप्रिंट है। इस पूरे क्रम की दिशा को देखिए। हाँ, ये ठीक गले के सबसे निचले हिस्से से शुरू होकर बाहर होठों तक की एक भौतिक यात्रा है। सबसे पहले आवाज सीधे गले या कंठ से निकलती है, जहां क वर्ग उत्पन्न होता है। फिर हवा थोड़ा आगे बढ़ती। यदि कोई इस कंठ से होंठ तक की यात्रा को, जीभ और हवा के इस खेल को एक बार समझ ले, तो वो कभी भी उच्चारण स्थान से जुड़ा कोई भी प्रश्न गलत नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर खुद उसे सही उत्तर बता देगा। तो इन सब का आखिर क्या अर्थ निकलता है? चर्चा को समेटते हुए अध्ययन सामग्री के अंत में दिए गए त्वरित सारांश पर एक नजर डालते हैं। एक रैपिड रिवीजन। हाँ, कुल वर्ण 52 है, स्वतंत्र ध्वनियां यानी स्वर 13 हैं, व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, स्पर्श व्यंजन 25 है जो 5 गुणा 5 की सारणी में है, बिना रुके बहने वाले अंतःस्थ व्यंजन 4 हैं, घर्षण पैदा करने वाले ऊष्म व्यंजन 4 हैं, 2 ध्वनियों से मिलकर बने संयुक्त व्यंजन 4 हैं और अनुनासिक प्रभाव वाले पंचम वर्ण 5 हैं। दस्तावेज का यह दावा है कि इस मूल संरचना और इन आंकड़ों को याद रखने से वर्णमाला से जुड़ा कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता। परीक्षा के सीमित दायरे में यह दावा 100% सत्य है। अगर आप भी यूपीएसआई, यूपी पुलिस या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और बार बार एक ही गलती से मार्क्स खो रहे हैं, तो रुकिए, यहाँ मिलेगा सिर्फ वही कंटेंट जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। रैपिड फायर, पीवाईक्यू पैटर्न, शॉर्ट ट्रिक्स और स्मार्ट रिवीजन, सब कुछ एक ही जगह। सब्सक्राइब करिए एजुकेशन हब और तैयारी को बना दीजिए सिलेक्शन मोड।